नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सबसे पहले तो सिटी बिग न्यूज के सभी व्यूवर्स को छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार आप सभी अपने घर के अंदर दिवाली मना रहे होंगे, लेकिन इस बार हम मनाएंगे दिवाली हिसार के विधायक कमल गुप्ता के साथ, वो भी सवालों की दिवाली। विधायक जी, क्या आप तैयार हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी हिसार वासियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं कि धनतेरस कल थी, आज रूप चौदस है, कल दिवाली है, उसके बाद अन्नकूट का है, विश्वकर्मा डे का है। इन सभी त्योहारों पर मैं हिसार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, उनकी मंगल कामना करते हुए उनको बधाई देता हूं। ठीक है कमल गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि सरकार की तरफ से पटाखे बैन कर दिए गए हैं, लेकिन अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर हर बार ऐसा होता है, दिवाली आती है फिर भी कहीं ना कहीं जो है गैर कानूनी तरीके से पटाखे बेचे जाते हैं। इस बार उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया है? देखिए, ये जो क्योंकि एटमॉस्फेयर इसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है और जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस समय प्रशासन को इस तरह के कड़े काम करने पड़ते हैं। तो उसी दृष्टि से ये प्रतिबंधित किए गए हैं और अगर कोई इलीगल या कोई सरकार के आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप मान करके चल रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो समय दिया गया है 8 से 10 बजे तक पटाखे बजाने का, उसी समय के अंतर्गत हिसार वासी पटाखे बजाएंगे? क्योंकि अगर पटाखों की बात की जाए तो देर रात तक भी पटाखे बजाए जाते हैं। देखिए, क्योंकि एक पटाखे बजाना एक अच्छी बात भी, लोग इसको एंजॉय करते हैं जी। तो इसलिए सरकार ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि पोल्यूशन कम हो, बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से यही अपील है कि जो सरकार के आदेश हैं उनको मानना चाहिए उनको। बिल्कुल। अगर अब बात की जाए दिवाली की तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा जो है राजगुरु मार्केट की पार्किंग का बन चुका है। हालांकि अगर अब की बात की जाए तो 6 जगह पार्किंग बनाई गई है, लेकिन अस्थायी पार्किंग बनाई गई है। राजगुरु मार्केट के व्यापारियों को या फिर कस्टमर्स को कब तक स्थायी पार्किंग मिल जाएगी? देखिए, जब जब शहर का डेवलपमेंट होता है, जब जब जनसंख्या बढ़ती है, ये अगर आप शुरू से इतिहास को लेंगे तो आस्ता आस्ता दिल्ली में भी अगर हम सोचेंगे तो पहले इंटरनल रिंग रोड था, फिर आउटर रिंग रोड बना, फिर आउटर रिंग रोड के बाद केएमपी बना। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इतने साल से राजगुरु मार्केट थी, जब हम लोग 2014 में हमें विधायक बनाया गया तो राजगुरु मार्केट का सारा बिजनेस ठप हो गया था। तो हमने वहाँ पर एक जो सेंट्रल पार्किंग है रोड पर, उसको हमने विजन दिया और उसको हमने लागू भी किया। उस वजह से आज तक भी सिवाय इस सीजन को छोड़कर कोई भी व्यक्ति गाड़ी में बैठकर 2 मिनट में राजगुरु मार्केट में घुसकर वापस आ सकता है। लेकिन व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो ये समस्या भी आनी स्वाभाविक है। और त्योहार के समय तो क्योंकि दुकानदार भाई भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और आवाजाही भी अधिक होती है, लोग भी बहुत आते हैं, तो इसलिए व्हीकल्स ज़्यादा होने से ये समस्या आएगी। तो इस तरह से टेम्परेरी व्यवस्थाएं कई करनी पड़ती हैं। ठीक है। अगर अभी की बात की जाए दिवाली की तो टेम्परेरी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए विजन की तो इस विजन को मैं भी सल्यूट करती हूं जो बीच के अंदर पार्किंग बनाई गई है। क्योंकि पहले जो पार्किंग्स बनाई जाती थी शॉप्स के सामने खड़ी करके, उसके अंदर ना तो जगह मिल पाती थी और ना ही लोग जा पाते थे। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो पंजाबी धर्मशाला के साथ के अंदर जो स्कूल था उसके अंदर पार्किंग बनाने की बात कई समय से कही जा रही है। राजगुरु मार्केट के प्रधान चेंज होते रहते हैं, सारे वायदे करते रहते हैं, विधायक की तरफ से कहा जाता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्यों? देखिए, कई दफा कोई जगह किसी चीज के लिए अलॉट होती है, जैसे एक जगह एक पार्क के लिए अलॉट हुई, अब वहां पर पार्किंग समस्या हो गई तो हमने उस वक्त कहा कि भाई यहाँ पार्किंग बना दी जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये पार्क की जगह है, इसको हम पार्किंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कई दफ़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब स्कूल है, स्कूल को पार्किंग बनाना ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि कन्वर्शन जो है, चेंज ऑफ जो पर्पस है उसको चेंज करना कई दफ़ा
असंभव नहीं तो मुश्किल होता है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई फैसला लिया जाता है। ठीक है, अब दिवाली त्योहार की बात की जाए तो आगे आने वाले दिनों के अंदर पूरे एक हफ्ते त्योहार चलने वाले हैं, सीजन त्योहारों का है। लेकिन अगर अब बात की जाए छोटे छोटे वेंडर्स की, तो नगर निगम और व्यापारी आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं अक्सर। कई बार तो इस तरीके के मामले भी आए हैं अभी 2 से 3 दिनों के अंदर कि व्यापारी की तरफ से नगर निगम के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया गया। तो उस केस के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून अपना काम करेगा। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दुकानदार है और चाहे वो कर्मचारी है, नियम तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है और आपस में हाथापाई का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। तो जो भी कोई घटना दुर्घटना होगी तो उसकी इंक्वायरी करके और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। चलिए, खैर ये तो दिवाली सीजन की बात हो गई है, लेकिन दिवाली सीजन से पहले और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी विधायक जी से बात कर लेते हैं। अब विधायक जी, मुझे ये बताइए कि कोरोना के बाद अब डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। हालांकि कोरोना के समय के अंदर वेंटिलेटर्स की कमी पड़ी, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, तब कहा गया, पता नहीं था कि इतनी ज्यादा और बड़ी महामारी आ जाएगी। लेकिन अब डेंगू के बारे में पता था, जबकि बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया ने भी समय समय के ऊपर अवगत कराया कि पानी निकाल देना चाहिए जहां पर भी पानी भरा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार क्यों? नहीं, देखिए, प्रशासन की तरफ से बहुत सारे एरिया में हमने फॉगिंग करवाई है और हम बार बार ये विधायक जी, लेकिन फॉगिंग तो अभी करवाना शुरू हुई है। जब बारिश आई थी तेज तो 14 सेक्टर के कई फ्लोर्स के अंदर लार्वा मिला था, पानी भर गया था। नहीं, देखिए, अब बारिश हो गई, पानी खड़ा हो गया। मैं तो जनता से भी इस बात की अपील करता हूँ कि किसी भी पानी को अपने घर में, चाहे बर्तन हो, चाहे टॉयलेट सीट हो, चाहे कहीं का भी हो, उस पानी को 7 दिन खड़ा रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कोई भी टॉयलेट की है, कई दफा घर में 4 टॉयलेट होते हैं, हम 2 टॉयलेट यूज करते हैं, वो 7 टॉयलेट में जो पानी होता है वो छोटा सा उस कटोरी में जो, तो वो पानी अगर 7 दिन खड़ा रहेगा और हम चेन नहीं चलाएंगे तो फिर वो वहाँ भी लार्वा पनप सकता है। अब बारिश ज़्यादा आई, पानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी खड्डे में भर गया और उसको चेंज नहीं किया तो वो एक लार्वा उपजने का एक मीडियम बनता है। तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से पूरी जनता से ये अपील है कि वो अपने घरों में भी, बाहर भी, कहीं भी जहाँ भी पॉसिबल हो, पानी को 7 दिन, अगर 7 दिन से पहले अगर हम उसको चलता कर देंगे तो 7 दिन के अंदर ये मच्छर बनता है लार्वे से, तो उससे पहले वो मर जाएगा। तो ये प्रिकॉशन अब सबको रखनी चाहिए। और आपकी बात ठीक है, बारिश आई, बारिश में पानी ज़्यादा भी हुआ तो उस वजह से ये डेंगू हुआ, तो इसको हम प्रयास कर रहे हैं दूर करने का। ठीक है, अगर शहर की राजनीति की बात की जाए तो शहर की राजनीति हमेशा स्वास्थ्य सेवाओं से देखी जाती है। लेकिन अब डेंगू जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके से अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर्स की कमी पड़ रही है। हालांकि 2 बच्चियों की मौत भी हो चुकी है वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से। तो क्या लगता है कि हमारे शहर की स्वास्थ्य सेवाएं क्या कहीं ना कहीं पीछे है? आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि आज के दिन वेंटिलेटर्स की कमी है। वेंटिलेटर्स की, कोरोना की वजह से इतने ज्यादा वेंटिलेटर हो गए कि आज के दिन वेंटिलेटर की कमी से कोई आदमी नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये केस बड़े हैं तो इनको हम कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर संजीवनी अस्पताल की बात की जाए तो अब कहा गया था कि अगर अस्पतालों के अंदर जगह नहीं मिलती है पेशेंट्स को तो संजीवनी अस्पताल दोबारा से शुरू किया जाएगा। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? नहीं, अभी उसकी जरूरत मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि वो कोरोना के लिए स्पेशली डिजाइंड था और उसमें जो जिंदल स्टेनलेस स्टील की जो ऑक्सीजन थी, जो लिक्विड के रूप में अवेलेबल नहीं थी, उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके नज़दीक वो हॉस्पिटल ऑक्सीजन बेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि जो कोरोना है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो कंट्रोल्ड ही रहे। और फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि अभी भी हमें केयर फ्री नहीं होना चाहिए, हमें
केयरफुल होना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, ये अभी अपने को रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ। और कोरोना इरेडिकेट करने के लिए सबसे उत्तम उपाय, ये जो चीज़ें मैंने बोली, इनका तो पालन करना ही चाहिए। इसके साथ साथ मैं बधाई देता हूँ इस देश की जनता को और माननीय मोदी जी को भी कि 105 करोड़ से ज़्यादा टीके लग चुके हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। पहले ये वैक्सीन विदेशों में बनती थी और 20 साल के बाद यहाँ आती थी, फिर बड़ी धीमी स्पीड से लगती थी। आज हमने वैक्सीन भी अपने देश में बनाई, 2 वैक्सीन बनाई और लगभग 8-9 महीनों में हमने 105 करोड़ से अधिक टीके लगाए। मेरी आपके माध्यम से फिर ये अपील है कि अब हमने बहुत लोगों ने सिंगल डोज लगवा ली है, वो समय आने पर दूसरी डोज भी ज़रूर लगवाएं। दूसरी डोज लगवाने से उनके अंदर फुल इम्यूनिटी आ जाएगी और जब फुल इम्यूनिटी आ जाएगी तो यही कोरोना का परमानेंट इलाज है। ठीक है विधायक जी, मैं हमेशा आपको देखती हूँ कि आप हमेशा नम्र व्यवहार का उदाहरण जो है हिसार की जनता के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। अगर अभी की भी बात की जाए तो किसान आपके घर घेराव के लिए आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उनकी बात को अहमियत देते हुए कहीं ना कहीं माफी मांगने का भी निर्णय लिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस नम्र व्यवहार से क्या अब किसान जो है संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, देखिए, माफी का तो कोई प्रश्न था भी नहीं और माफ़ी हमने मांगी भी नहीं जी। एक सज्जन हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के नाते आए हैं, तो उनको चरण छूकर उनका वंदन करना हमारी संस्कृति का पहलू है। बिल्कुल। तो वो एक अलग बात है, क्योंकि उन्होंने हमें वहाँ घेर लिया था और उनमें किसान नहीं, कुछ लोग और तरह के थे जिन्होंने हमें हमारे कपड़े फाड़ने का प्रश्न किया, फाड़ने का प्रयास किया और कुछ हद तक वो सफल भी हुए। तो वो यहाँ बैठे थे तो वो कह रहे थे कि जी हम तो किसान ही थे। तो मैंने उनको कहा था कि भाई किसान तो ऐसी हरकत नहीं करता, मैं कभी भी किसानों के विरोध में नहीं हूँ। ये लाइन उनको पसंद आई और इस लाइन की वजह से उन्होंने अपना वो हेजिटेशन छोड़ा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी कि आज भी मैं आपके घर के अंदर आई हूँ तो यहाँ पर एक पीसीआर तैनात है, क्या किसानों के मद्देनजर वो तैनात की गई है दिवाली के ऊपर? नहीं, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग जो अफसर होते हैं या जो नेता भी होते हैं, तो जैसी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होती है तो वो खड़ी कर देती है, जब वो मन चाहे इसको वापस बुला लेती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 71 की बात मैं करूं तो तब शायद 3 रुपए लीटर होता था और इसकी स्टीप से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पहली दफा ऐसा हुआ है 40 साल के अंदर कि एक साल में 28 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। नहीं, आप पूरा अगर आंकड़ा देखेंगे तो मैं आपके आंकड़े से सहमत नहीं। बिल्कुल सर, मैं आपको भेज दूंगी। कल ही अखबार की सुर्खी थी कि 28 रुपए इस पूरे साल के अंदर पेट्रोल बढ़ गया है 40 साल के अंदर। कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। पर मेरा आपको ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि ये जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ते हैं, ये इसमें लोकल गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता। ये इंटरनेशनल लेवल पर कोई पेट्रोल केवल भारतवर्ष में ही नहीं बढ़ रहे, आप और देशों के भी अगर देखेंगे तो उसी हिसाब से उसका एक तरीका है, कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से पेट्रोल का कीमत बढ़ता है। ठीक है विधायक जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। हिसार की जनता काफी समय से उड़ने की तैयारी कर रही है, तो हिसार की जनता को कब एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है? देखिए, हरियाणा बने हुए अब 55 साल हो गए। बिल्कुल। और हमारे से पहले, यानी कि अगर 7 साल हटा दें तो 48 साल में पूरे हरियाणा में एक भी एयरपोर्ट, लाइसेंस्ड एयरपोर्ट नहीं था। तो हमारी एक तो ये उपलब्धि हुई कि हमने यहाँ एक लाइसेंस्ड एयरपोर्ट बनाया। उसके बाद हमने उड़ानें भी चलाई। लेकिन एक जो डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो थी, पहले एक नियम होता था कि वो विजिबिलिटी जो है वो 1500 मीटर होती थी, कि भी 1500 मीटर तक कोई चीज़ नज़र आनी चाहिए तो उनको अलाउ कर देते थे एयरक्राफ्ट को उड़ने के लिए। लेकिन आज वो सीमा बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दी जी। तो जैसे ये 1500 मीटर से 5 किलोमीटर हुई तो उसमें विजिबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है। अब
विजिबिलिटी हरियाणा में जैसे हमने एयर टैक्सी चलाई थी तो उसको 3 जगह का परमिट दिया गया था, चंडीगढ़ का, देहरादून का और धर्मशाला का। तो वो 3 जगह जाती थी। अब वो 3 जगह तभी जा सकती है जब वो सुबह 7 बजे फ्लाइट शुरू करे। यहाँ से चंडीगढ़ जाएगी, वापस आएगी, फिर देहरादून जाएगी, वापस आएगी, फिर धर्मशाला जाएगी, वापस आएगी। लेकिन ये विजिबिलिटी की जो कंडीशन डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो बदली, उसकी वजह से वो फ्लाइट केवल 12-1 बजे ही उड़ सकती थी, तो वो वायबिलिटी उसकी नहीं हुई। और अब हम इस एयरपोर्ट को बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं। तो उसमें जब तक वो एक खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन पे विजिबिलिटी पे डिपेंड ना होकर उस मशीन के जरिए, उस कंप्यूटर के जरिए एयरक्राफ्ट उतरता है, तो उसमें विजिबिलिटी का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता। तो अब ये जो नई पट्टी बन रही है 10,000 फुट की, अगर आप जाकर देखेंगे तो इसका 50% काम हो चुका है। 50% का मतलब ये नहीं है कि 5,000 बन चुकी है। 50% का मतलब ये है कि ये गहराई से जो नीचे सीमेंट और मट्टी को मिलाकर बिछाया जाता है, फिर रोडे डाले जाते हैं, फिर पतली रोडी डाली जाती है, इस तरह से हमने 50% काम कर लिया। और अगले साल तक ये जो 10,000 फुट की पट्टी बन जाएगी तो इसमें वो जो लैंडिंग का सिस्टम है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो उसके बाद से हवाई जहाज़ जो हैं वो यहाँ पर उतरने लगेंगे, चढ़ने लगेंगे। मैं समझता हूँ कि 10,000 फुट की पट्टी बनना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम बड़ी तेज़ी से यहाँ एयरपोर्ट बनने की तैयारी की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विधायक कमल गुप्ता, जिन्होंने सिटी बिग न्यूज के साथ सवालों की दिवाली बेहद ही बेहतरीन तरीके से मनाई है। हालांकि जब भी इनसे पूछा जाता है कि आपसे क्या कुछ सवाल जो है मैं कठिन कर सकती हूँ, तो हमेशा से विधायक जी का यही रिप्लाई रहता है कि आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, कुछ भी जानिए, आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि मैं तो जनता का सेवक हूँ। तो ये बात मुझे हमेशा इनकी अच्छी लगती है और नम्र स्वभाव के ये धनी है। और दोबारा से एक बार हमारे व्यूवर्स को दिवाली की बधाई दे दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई, पूरी जनता को, पूरी हिसार के लोगों को बधाई। उनका जीवन अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका कारोबार अच्छा रहे और शहर चहुमुखी इसका विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है भाई, आप सभी को भी हैप्पी दिवाली और आप सब लोग मंगल रहे और अपने घर के अंदर जो है पटाखे बजाने से जरूर बचिए, बच्चों को उनसे दूर रखें। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।